हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे। चलिए तो इसी को कंटिन्यू करते हैं और एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कवर कर चुके हैं। चलिए, तो एटॉमिक रेडियाई की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ लिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक, कि कौन से ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनमें हमारे कुछ ट्रांजिशन, हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। अब आप कहेंगे अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है, लेकिन जो है सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि जो बच्चों n-1d सबशेल जो है इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है वही हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। जहां पर ये कंप्लीटली फिल्ड होता है वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस हमने देखा, एक्सेप्शनल भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम ऐसे ही देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों जिंक जो है वो फुली फिल्ड है, बिल्कुल है फुली फिल्ड, यानी कि 10 पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 10 होने चाहिए थे, 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि फुली फिल्ड है, जिस वजह से ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर कॉपर भी तो हमें दिख रहा है, कॉपर भी क्या है, डी में क्या है, सिर्फ डी की यहाँ पर बात हो रही है, एस की बात नहीं हो रही कि डी वाला जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए तो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। अगर हम डी की बात करें यहाँ पर कॉपर में, तो डी वाला क्या दिख रहा है हमें कि फुली फिल्ड, ये भी हमें दिख रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो डी वाला है यानी कि ये जो कॉपर है ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ठीक, होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्यों होता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि बच्चों भले ही इसकी जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर हम इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर ये इनकम्प्लीटली फिल्ड आ जाता है, जिस वजह से कॉपर क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल है। ठीक, तो अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल के बारे में डेफिनेशन लिखें, ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल के बारे में अगर हम एक डेफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं बच्चों सिंपली, दीज आर द एलिमेंट, these are the D block element these are the D block element whose n-1d subshell is incompletely filled in their ground state and also in their ground state, या तो ग्राउंड स्टेट में क्या होंगे, ये कंप्लीटली फिल्ड हो, ग्राउंड स्टेट हम जानते हैं, या तो और इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो ये इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कॉपर की हमने बात की, +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही उन्हें क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। ठीक, हमने देखा जैसे कि कॉपर जो है वो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन ग्राउंड स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बच्चों, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिर्फ ग्राउंड स्टेट से फर्क नहीं पड़ता, अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट में
क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, ठीक है। या तो उनकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हो या किसी भी स्टेट में अगर वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। जैसे हमने जिंक की बात की, तो जिंक ग्राउंड स्टेट में तो इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, मतलब ग्राउंड स्टेट में तो जिंक जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन बच्चों उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसकी वजह से वो जो है क्या कर लेता है, जिसकी वजह से उसका जो डी वाला सबशेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड ही रहता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पर जो आपको लिखना है, जो कि है all D block elements, all transition elements all transition elements are D block elements। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ही होते हैं, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट, ये जो वाला जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है कि जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के ही एलिमेंट है, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, ठीक है, डी ब्लॉक के ही एलिमेंट है। लेकिन जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें Zn, Hg और Cd की, तो Zn, Hg और Cd बच्चों ये क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट तो है, हम जानते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, एक 3D का है, एक 4D का, एक 5D का, ठीक। लेकिन ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट लिख सकते हैं, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, शॉर्ट में लिख सकते हैं टी एलिमेंट, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट। आप इसको पूरा इलेबोरेट करके पूरा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। चल, तो इतनी बात समझ में आ गई। बच्चे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉपर क्यों है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, जबकि उसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तो वो हमें कैसा दिख रहा है कि फुली फिल्ड दिख रहा है। लेकिन बच्चों जो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वहां पर तो वो क्या है, वहां पर तो वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो या तो कोई ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो वो डी ब्लॉक का है, अगर ग्राउंड स्टेट में वो कम्प्लीटली फिल्ड भी है, तो अगर वो अपनी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड है, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहे हैं, यानी कि जितनी भी वो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो शो करता है, ठीक है, उसमें से किसी में भी अगर वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाए, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको नोट कर लेना, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी तक हम एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं जूनियर क्लासेस में, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस में है वहां पर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जान चुके हैं। अब जानना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो कैसा होता है। अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट की, एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, तो ये हमारे डी ब्लॉक या हम कहें ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। बात करें एस ब्लॉक की और डी ब्लॉक की, अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक के बच्चों जो मेटल्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिस वजह से, सॉफ्ट होने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है
और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक, जबकि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है या ट्रांजिशन एलिमेंट है ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, जिस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें एस ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है बच्चों मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से। या हम लिख सकते हैं ड्यू टू, ऐसा होता है ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग। अब मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से क्यों, मेटालिक बॉन्डिंग तो एस में भी होती है ना, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, दोनों में होती है, लेकिन यहां पर जो है सिर्फ एनएस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, ये ध्यान रखने वाली बात है कि मेटालिक बॉन्डिंग तो इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चों कि यहाँ पर सिर्फ एनएस के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर डी के और एस के दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होगी। अब मेटालिक बॉन्डिंग के स्ट्रांग होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि दो एलिमेंट है, ठीक है, तो ये आपस में क्या है, एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये क्या है, ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग करने के लिए हमें जो मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा या जो बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा इन दोनों को अलग करने के लिए, ठीक है, वो इतना ज्यादा हमें नहीं देना पड़ेगा। ज्यादा मेल्टिंग और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना। अगर हमारा कम भी रहेगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो भी ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर दो एलिमेंट्स है और उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों को अलग करने के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां पर जितनी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अब ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग कहां पर होगी, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एस और डी के कंपैरिजन में डी पर जो है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों यहां पर जो ये n-1d है इसके इलेक्ट्रॉन यानी कि डी के इलेक्ट्रॉन्स और ns यानी कि s के इलेक्ट्रॉन दोनों ही, तो यहाँ पर क्या आते हैं 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या आते हैं 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सारे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये दोनों ही शेल यानी कि डी वाला भी और एस वाला सब शेल भी क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। क्यों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक, सिंपल सी बात समझ में आई, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, बोथ पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। सिंपल सा आप लिख लेंगे बोथ पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट क्यों करते हैं इसका रीजन मैंने पहले भी आपको लिखवाया था, आप चाहे यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं कि दोनों क्यों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, क्योंकि इनके बीच की जो एनर्जी गैप है वो उतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी चीज, अब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या हम कहें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा होने की वजह से इनके बीच की जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि जो मेटालिक बॉन्डिंग है ये भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। अब मेटालिक बॉन्डिंग के ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इनका हायर होगा,
ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हायर होगा, यानी कि ज्यादा होगा। तो समझ में आई एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पर ये जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों n-1d और ns दोनों इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गैप क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो काफी लो होता है, ठीक, जिस वजह से दोनों ही क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी चीज, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, यानी कि मेटालिक बॉन्डिंग जो होगी वो काफी क्या होगी बच्चों, स्ट्रांग होगी। क्या होगी, स्ट्रांग होगी। मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। तो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, या हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में। अब यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है। चलिए, अब ये हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब इन एलिमेंट्स में, अच्छा ये एलिमेंट्स कौन से, हमारे 3D के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये जो 3D के एलिमेंट्स है, यहाँ पर सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल है, लेकिन जिंक को छोड़ करके। जिंक जो है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। क्योंकि जिंक जो है, इसका जो डी वाला सब शेल है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं डी में, है ना। और डी में अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि डी जो है कंप्लीटली फिल्ड है, इस वजह से जो जिंक है वो क्या हो जाता है, हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं जिंक को छोड़ करके, वो सारे ही क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। क्यों है, क्योंकि सबका जो डी वाला सबशेल है वो क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, ये जो एलिमेंट्स है बच्चों, यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे। अगर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें इनकी क्या लिखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे इसकी क्या होती है, 3d1 4s2, 3d2 4s2, वेनेडियम की 3d3 4s2, क्रोमियम की 3d5 4s1, मैग्नीज की 3d5 4s2, आयरन की 3d6 4s2, कोबाल्ट की 3d7 4s2, निकल की 3d8 4s2, कॉपर की 3d10 4s1 और जिंक की 3d10 4s2। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको कहाँ पर दिख रहे हैं, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो क्रोमियम है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ज्यादा यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्डिंग। ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। इतनी बात हम समझते हैं। तो ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विल बी फॉर्म, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा
उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी उसका होगा। सिंपल। ठीक, तो अगर हम डी ब्लॉक में बात करें, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग किसमें है, या हम कहें कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कौन से एलिमेंट का है, तो बच्चों वो है हमारा टंगस्टन। ठीक है, तो जो टंगस्टन एलिमेंट हमारा है, W जिसका सिंबल है, वो हमारा क्या है, सबसे ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, चलिए इतना आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो ये किस वजह से है, सिंपल इसका रीजन भी लिख लेते हैं। ड्यू टू हाई मेटालिक बॉन्डिंग, टंगस्टन have high melting point and boiling point। ठीक है, किसमें, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है, तो बाकी एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा हाई जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो किसका है, टंगस्टन का है। ठीक, चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, तो ये जो एटोमाइजेशन है, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, ये क्या है, हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of atom into its gaseous form। जैसे ये अपनी सॉलिड फॉर्म में है, जो एनर्जी हम देंगे जिससे ये किसमें हो जाए, गैसियस में कन्वर्ट हो जाए, वही क्या कहलाई जाएगी, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाई जाएगी। सिंपल, चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, बाकी एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।